Hello everyone, welcome to the Parvez Sir classes. Today we are going to study about trigonometry, chapter 8 of class 10th. So, what is trigonometry? Trigonometry is a branch of mathematics that deals with the relationship between sides and angles. तो trigonometry एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो किसके साथ डील कर रही है, साइड्स एंड एंगल्स के साथ. इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं. ट्रिग्नोमेट्री हमारा एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है जिसमें ट्राइगोनो मीन्स होता है थ्री साइड्स. थ्री साइड्स किस शेप और फिगर की होती है? ये सिर्फ एक ही शेप और फिगर की होती है. उस फिगर का नाम होता है ट्रायंगल. कुछ ऐसा दिखता है वो. मेट्री मीन्स होता है टू मेजर. सो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को मेजर करने के लिए या ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को मेजर करने के लिए हम जिस ब्रांच का यूज करते हैं वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है. अब ट्रिग्नोमेट्री की एक बहुत बेसिक कंडीशन है कि इसमें हम जो भी ट्रायंगल यूज करेंगे दैट शुड बी राइट एंगल. सो हम इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं. इसको हम और अच्छे से आगे देखते हैं. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इट इज अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल. अब राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है कि जो थीटा होगा हमारा, जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री. ये फिगर है राइट एंगल ट्रायंगल की. इसमें क्या है? जो एक एंगल इसका शुड बी ऑफ 90 डिग्री. अब राइट एंगल ट्रायंगल के भी दो पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट होता है आइसोसेलेस. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. सो हमने 6th क्लास में ही पढ़ा था कि जो ट्रायंगल होते हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. पहला टाइप होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. उसके नाम से ही पता चल रहा है. दूसरा हमारा टाइप होता है स्केलेन ट्रायंगल. स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती. और तीसरा ट्रायंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी सिर्फ दो साइड्स इक्वल होती है. तो इसमें हमें अब आइसोसेलेस का मतलब तो पता चल गया, अ ट्रायंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स. तो अब हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इसमें एक इसका एंगल तो कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री. और इसकी कोई भी जो दो साइड्स होंगी वो क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल होंगी. अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो साइड्स इक्वल होती है तो उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो ट्रायंगल की एक बहुत नॉर्मल प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी. इसका मतलब जो ट्रायंगल के तीनों एंगल है उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. अब एक एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री है. अब बाकी दो एंगल हम कैसे निकालेंगे? अब हमें पता है ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है तो इनके एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो बी है वो किसके इक्वल होगा? सी के. तो मैं यहाँ रिप्लेस कर रही हूँ बी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 90 डिग्री प्लस 2b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो b की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री. और यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई है? जो b है वो किसके इक्वल है? c के. तो c की वैल्यू भी कितनी होगी? 45 डिग्री. तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी हो गई? एक एंगल तो इसका 90 डिग्री होगा, दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होगी और दोनों एंगल कितनी डिग्री के होंगे? 45. 45. दूसरा टाइप है राइट एंगल ट्रायंगल का स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल. इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, बट एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री. अब तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो तीनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे. ये कुछ भी हो सकता है. ये 30 डिग्री हो सकता है, ये 60 डिग्री हो सकता है, ये 90 डिग्री हो सकता है. बट वो एंगल किस तरह से होंगे कि ये पूरा ट्रायंगल किसको प्रूफ करे? एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूफ करे. उसी हिसाब से उसके एंगल्स होंगे. सो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था. अब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को हम किस नाम से जानते हैं वो पढ़ते हैं.
देखो इधर बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी जो ये साइड होती है इसको हम हाइट ऑफ ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। हाइट की जगह हम इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। अब जो परपेंडिकुलर की एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट मतलब जो उसके बगल की साइड है जिस पे हमारा ट्रायंगल खड़ा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस ऑफ द ट्रायंगल। अब जो ये लास्ट साइड है, ये आप सबको फिगर में भी दिख रही होगी, ये सबसे बड़ी साइड है, जो ये सबसे लार्जर है, सबसे बिगर है, इस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। So triangle having three sides, one is perpendicular, that is height of the triangle, second is base of the triangle and third is hypotenuse of the triangle। जो hypotenuse होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है। अब मैं परपेंडिकुलर को यहाँ पे P से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बेस को यहाँ पे B से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और हाइपोटेन्यूस को H से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये इसके सिंबल मैंने इसलिए आपको अभी बताया क्योंकि हम आगे थ्योरम्स में, क्वेश्चंस में इन सिंबल्स को यूज करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो राइट एंगल ट्रायंगल की एक सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी थ्योरम जो कही जाती है और ये हर जगह यूज होती है, इस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अभी जब हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसका प्रूफ भी देखेंगे अच्छे से। सो लेट्स इसको अभी हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होती है। एक एंगल 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल को मैं नाम दे रही हूँ ABC। हमने पढ़ा था ये क्या होती है? परपेंडिकुलर, हाइट, ये क्या होता है? बेस, और ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूस। मैंने इसके सिंबल से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब ये हमसे क्या कहती है? इट स्टेट्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग्स ऑफ द राइट एंगल। लेग्स क्या होते हैं? ये जिस पे राइट एंगल हमारा खड़ा है, लेग्स ऑफ द राइट एंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। और हाइपोटेन्यूस हमारी ये है कि वो कह रहा है कि जो ट्रायंगल्स के लेग्स का जो स्क्वायर का सम है, लेग्स कौन से है? परपेंडिकुलर और बेस, इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होगा। मैं इसको नाम दे देती हूँ, P को मैं ले लेती हूँ A सेंटीमीटर, B को मैं ले लेती हूँ B सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस को मैं ले लेती हूँ C सेंटीमीटर। तो ये मैंने कर दिया। परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज A स्क्वायर, बेस का स्क्वायर दैट इज B स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर दैट इज C स्क्वायर। तो ये हमारी हो गई पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम हमें कहाँ पे इस्तेमाल आती है? अगर हमें मान लो ट्रायंगल की कोई दो साइड्स दी और तीसरी साइड पूछी है तो हमें इस थ्योरम के बेसिस पे ही हम उस साइड का आंसर निकालते हैं। जरूरी नहीं एग्जामिनर हमेशा हमसे हाइपोटेन्यूस पूछे, वो कभी भी बेस भी पूछ सकता है, परपेंडिकुलर भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी को हम अप्लाई कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में, एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सो लेट्स हैव वन एग्जाम्पल। मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC, टाइट एंगल बन रहा है B पे। इसको मैंने वैल्यू दे दी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और हमें ये हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो अब इसको लिखेंगे कैसे? इन ट्रायंगल ABC क्या क्या गिवन हमें कि 90 डिग्री हमारे पास क्या बन रहा है? B पे। साइड AB की वैल्यू हमें दी है 3 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू हमें दी है 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है? AC। AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के एडिशन के बराबर है। यही हमारी पाइथागोरस स्टेट कर रही है। यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। ये स्क्वायर पूरे उसका होता है इसीलिए मैंने ब्रैकेट यूज करा है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा? AB। बेस क्या है यहाँ पे हमारा? BC। AC हमें फाइंड आउट करना है तो वो एज इट इज लिख देंगे। AB की वैल्यू क्या है हमारी? 3 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू क्या है हमारी? 4 सेंटीमीटर। अब ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है,
9 प्लस 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, स्क्वायर दूसरी साइड जाके किस में चेंज हो जाता है, स्क्वायर रूट। तो हमारी AC की वैल्यू क्या आ गई, ±5। बट ये हमने पढ़ा है कि जो हमारी लेंथ होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारी AC की वैल्यू क्या होगी, +5 सेंटीमीटर। प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन मैथमेटिक्स। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम 6 रेशियोज के बारे में बात करेंगे। इन्हीं 6 रेशियो से पूरा ट्रिगो चलता है। जिस बच्चे को इस 6 रेशियोज के रिलेशनशिप्स अच्छे समझ आ गए, वो उसके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी है। तो इस टॉपिक को हम ध्यान से देखना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहला रेशियो होता है साइन। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन। नेक्स्ट होता है कोसाइन, इसको हम लिखते हैं कॉस। थर्ड होता है टेंजेंट, इसको हम लिखते हैं टेन। फोर्थ होता है कोटेंजेंट, इसको हम लिखते हैं कॉट। फिफ्थ होता है कोसिकेंट, इसको हम लिखते हैं कोसेक। लास्ट हमारा होता है सीकेंट, इसको हम लिखते हैं सेक। तो ये हमारे 6 रेशियो होते हैं जिसपे पूरी ट्रिग्नोमेट्री खड़ी है। अब इन 6 रेशियो के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेते हैं इसमें। उसको मैंने फिर से नाम दिया ABC। अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री बन रहा है। अब हम किस एंगल को लेके इन सबका रिलेशन निकालेंगे, हम उस एंगल को डिफाइन करते हैं। वो हमने लिया एंगल C और उसका नाम मैंने दे दिया थीटा। इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये वर्ड हमारा पूरा ट्रिगो में यूज होगा, तो इस वर्ड को अच्छे से समझना। सबसे पहले बात करेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू, अब मैंने इसका नाम बताया था आपको हाइपोटेनस, ये था बेस और ये था हमारा परपेंडिकुलर। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब साइड अपोजिट टू थीटा। थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर लिख दिया हमने, और थीटा जिसके साथ बना रहा है वो हमारी हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इज साइड एडजेसेंट टू द एंगल। हमारी कौन सी साइड है, कौन सी बगल वाली साइड है थीटा की, ये बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। अब हमारे पास वैल्यू आती है टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आया कहाँ से, अब देखो साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, और कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन H। H से H कट गया तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा टेन थीटा हो गया। तो हमने टेन थीटा के 2 फॉर्मूले पढ़ लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस और साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा। अब हमारा आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप देख रहे हो टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा है, तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकती हूँ 1/10 थीटा। अब अगर ये 1/10 थीटा है तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका एक और फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास टेन थीटा के 2 फॉर्मूले आए और कॉट थीटा के 3 फॉर्मूले आए। अब हम बात करते हैं कोसेक की। कोसेक क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस अपॉन
परपेंडिकुलर। अब आप देख रहे हो साइन थीटा को जब मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो हमारा कॉसेक थीटा आ गया। तो मैं इसका एक और फॉर्मूला लिख सकती हूँ 1/sin थीटा। सेम विथ सेक थीटा। सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसमें भी इसने यही करा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया तो हमारा सेक थीटा आ गया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/cos थीटा। ठीक है, ये हमारे कुछ रिलेशनशिप थे जो हमने एक ट्रायंगल से निकाले इन रेशोज के लिए। अब इनको याद करना बहुत इजी है, मैं आपको इसका एक तरीका बताती हूँ लर्न करने का। अगर आप में से किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है या अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है तो जल्दी से कर लो। सो आई होप अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसको याद करने का आपको तरीका बताती हूँ। देखो, हमारे पास एक ट्रायंगल था, उससे हमने सारे रेशोज के बारे में पता करा किसका क्या रिलेशन है। तो हमने करा था, अब इसका एक तरीका होता है। हमने यही पढ़ा था, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर हम नीचे आ रहे हैं तो हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल रही है और ऊपर जा रहे हैं तो किसकी वैल्यू मिल रही है, कॉसेक की, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेम विद कॉस है, कॉस क्या होता है, नीचे आ रहे हैं तो कॉस मिल रहा है बेस अपॉन एच, और ऊपर जा रहे हैं तो क्या बन रहा है, सीकेंड एच अपॉन बी, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेम विद टेन थीटा, नीचे आ रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऊपर जा रहे हैं तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो इसको याद करने का एक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये हमने अपने टाइम में भी इसी तरह से याद करा था। आई होप कि आपको भी ये अच्छा तरीका लगेगा इसको लर्न करने का। अब इनको समझने के लिए हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने आपकी बुक में से लिया है, एग्जाम्पल 1। अब इसने बोला हमारे पास 10a की वैल्यू 4/3 है। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब इसने 10a लिया है तो यहाँ थीटा क्या है हमारा a, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। अब 4/3 हमारे पास क्या गिवन है, 10a हमारा क्या दे रखा है, 4/3। 10a हमने अभी पीछे पढ़ा है, क्या होता है 10a का मतलब, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब परपेंडिकुलर कितना है हमारा 4, बेस कितना है हमारा 3। तो सबसे पहले तो हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और हाइपोटेनस की वैल्यू हम सिर्फ एक ही तरीके से निकाल सकते हैं जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी है। तो लेट्स यूज बाय यूजिंग, मैं पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ पीटी। क्या होती है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच तो हमें निकालना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर हमारा दिया है 4 और बेस हमारा दिया है 3। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 दैट इज 25। तो एच स्क्वायर वहां जाके अंडर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो एच की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5। सेम हम इसको पॉजिटिव में ही लेंगे क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है दैट इज 4, बेस भी है दैट इज 3, और हाइपोटेन्यूज भी है दैट इज 5। अब उसने हमसे पूछा क्या, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। एंगल ए के बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता करने, एक तो हमारे पास है 10 है, अब 5 टोटल 6 होते हैं जिसमें से एक हमारे पास प्रेजेंट है तो हम 5 और निकाल सकते हैं। सबसे पहले कॉट ए निकाल लेते हैं, बहुत इजी होगा क्योंकि वो क्या होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 3/4। फिर हम आते हैं साइन ए पे। साइन ए क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। फिर आता है कॉसेक। कॉसेक हमारा इसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल 5/4। सेम विथ कॉस।
सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेट्स स्टार्ट अगेन। अब कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच, बी क्या है 3 और एच क्या है 5। सेम विथ सेक, सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, दैट इज 5/3। दिस इज द very simple example for understanding trigonometric ratio. I hope this is clear to you all. Let's move to the next example. So let's move to the example number 2. If angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q. हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है इस एग्जाम्पल में कि जो साइन बी है वो साइन क्यू के इक्वल है, और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के। हमारे पास ये दो फिगर्स दी हुई हैं, ये दो फिगर हमारे पास दी हुई है जो एक साइन बी के लिए और एक साइन क्यू के लिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखते हैं गिवन। गिवन लिखने के, टू प्रूव लिखने के और पूरा प्रूफ लिखने के भी मार्क्स होते हैं एग्जाम्स में। तो हमारे पास गिवन क्या है, जो साइन बी है दैट इज इक्वल टू साइन क्यू, एंड हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या है हमारा, दैट इज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। अब इसका प्रूफ निकालने के लिए हमें इन दोनों ट्रायंगल्स का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें साइन बी और साइन क्यू की वैल्यू चाहिए, तो इसका प्रूफ करते हैं। साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू। अब व्हाट इज बी एंड क्यू, दे आर थीटा, दे आर एंगल्स। तो साइन बी कौन से ट्रायंगल में, एबीसी, और साइन क्यू किस में, पी क्यू और पी आर क्यू में। तो इट मीन्स जो हमारा एंगल बी है वो किस ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर रहा है, एबीसी में, और जो एंगल क्यू है वो किस ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर रहा है, पी आर क्यू में। तो साइन बी की क्या वैल्यू होती है, पी अपॉन एच, सेम पी अपॉन एच। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में देखना पड़ेगा पी क्या है और एच क्या है। तो पी हमारा यहाँ पे क्या है, ए सी हाइट, और एच क्या है हमारा ए बी। तो सिंपल है, ए सी अपॉन ए बी, ये हमारा हो जाएगा। सेम इस ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये है, तो वही पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर रही हूँ, ए सी अपॉन पी आर एंड ए बी अपॉन पी क्यू। मैंने क्या करा, कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ ए बी को ऊपर भेज दिया और पी आर को नीचे ले लिया, जिससे क्या कर दिया मैंने, इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा दिया है। अब मैंने इस पूरी इक्वेशन को एक कांस्टेंट के इक्वल ले लिया है, दैट इज के। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को के कांस्टेंट ले लेती हूँ तो हमारे पास पर्टिकुलर ए सी और ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट इज ए सी इज इक्वल्स टू के पी आर एंड ए बी इज इक्वल्स टू के पी क्यू। ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। अब मैं ये वैल्यू साइड में लिख लेती हूँ क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाली है। ए सी इज इक्वल्स टू के पी आर एंड ए बी इज इक्वल्स टू के पी क्यू। अब हमारे पास ए सी है, ए बी है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, सिर्फ क्या नहीं है, बेस। तो हमें इसका बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस के लिए हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम, जो हर ट्रायंगल की साइड को निकालने में यूज आती है। अगर आपको किसी को इसमें स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से ले लो। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप। सो अब हम दोनों ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल एबीसी लेते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, बीसी। बीसी इज द बेस, तो वही लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ पीटी। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होती है। अब हमारा h क्या है यहाँ पे, ए बी का स्क्वायर। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, सबसे पहले जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि जो
हाइपोटेन्यूस होता है, जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जामिनर हाइपोटेन्यूस निकालने को बोले, वो आपसे कुछ भी निकालने को कह सकता है, बेस भी परपेंडिकुलर भी। सेम चीज इस क्वेश्चन में हुई है, एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, बेस निकालने को, तो हम हमारा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे AC, और हमें क्या निकालना है, बेस BC। तो BC को हम इधर ही रखेंगे और AC को AB में से माइनस कर देंगे, हाइपोटेन्यूस में से परपेंडिकुलर को माइनस कर देंगे। तो हमारी BC की वैल्यू क्या आ गई, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ये हमारी BC की वैल्यू आ गई। सेम हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ट्रायंगल PQR में बेस की वैल्यू निकालेंगे, QR की, QR इज द बेस, सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर इज प्लस QR का स्क्वायर। PQ हमारे पास हमें नहीं निकालना, हमें अभी बेस चाहिए, तो हम बेस को निकालने के लिए QR को उधर ही रखेंगे और हाइपोटेन्यूस में से परपेंडिकुलर माइनस कर देंगे, सिंपल एज दैट। तो QR की वैल्यू क्या आ गई हमारी, अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, दिस इज आवर वैल्यू। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन में मैंने क्या करा था, मैंने प्रोपोर्शनली इक्वल कर दिया था ना, AC को PR के इक्वल और AB को PQ के इक्वल, और ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल थी, कांस्टेंट के अगर सेम ये क्या था, दिस इज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस, अगर ऐसे ही मैं दोनों ट्रायंगल के बेस की प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल कर दूं, किसके इक्वल कर दूं, के इक्वल, तो क्या हो जाएगा, हमारी तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनली इक्वल हो जाएंगी। इसको के इक्वल प्रूफ करने के लिए मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सो ये सबने देख लिया होगा, ये सबने इस इतना, आई होप ये पार्ट सबको समझ आ गया होगा। अब हम आगे पार्ट पे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि BC अपॉन QR को हमें के इक्वल प्रूफ करना है। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, यही हमने फाइंड करा है पाइथागोरस थ्योरम से। अब BC हमारा सेम BC अपॉन QR। अब मैंने ये यहाँ पे वैल्यू ये साइड में क्यों लिखी थी, क्यों मैं AC और AB की जगह क्या यूज कर पाऊँ, KPR और KPQ। तो हम यहाँ पे साइड में यूजिंग 1, ये फर्स्ट इक्वेशन से ही लिया था ना हमने, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ना, और ये फर्स्ट इक्वेशन से ये दोनों वैल्यू आई है। तो मैं क्या कर रही हूँ, AB की जगह तो मैं रख रही हूँ KPQ का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस KPR का होल स्क्वायर, या आई एम डूइंग द सिंपल मैथमेटिक्स, मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ वैल्यूज को। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यही कॉमन आ रहा है, K का स्क्वायर यही कॉमन आ रहा है, तो दोनों में K स्क्वायर कॉमन है। तो अगर मैं K स्क्वायर बाहर लेती हूँ, मैंने आपको बताया है अगर K स्क्वायर में अंडर रूट से बाहर लेती हूँ तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो सिंपल हमारी वैल्यू बचती है। तो ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू, क्या बाहर ले लिया मैंने, K, तो अंदर क्या बचेगा, PQ का स्क्वायर माइनस PR का होल स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो कट जाएगा, तो BC अपॉन QR किसके इक्वल आ गया, K ही हमारा कांस्टेंट था। सेम अगर BC अपॉन QR भी K के इक्वल है तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज व्हाट ना आई वांट, यही मुझे चाहिए था। दोनों ट्रायंगल की सारी साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनली इक्वल हो गई, और किसके थ्रू ये इक्वल हो गई, कांस्टेंट के थ्रू, हमें यही प्रूफ करना था।
ठीक है, इतना हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, जब दोनों ट्रायंगल्स की दो सारी साइड्स एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है, तो वो ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से, साइड 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 सिमिलैरिटी से उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल प्रूफ होते हैं। सो देखो बेसिकली हमने क्या किया, हमने दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड थी उनको क्या कर दिया, प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दिया। सिंपल चीज की है बहुत। ये तीनों क्या कर दिया हमने, एक कांस्टेंट की हेल्प लेके एक दूसरे के प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दी। इस प्रोपोर्शनैलिटी को क्या बोलते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके हमें इनको हमने प्रोपोर्शनल प्रूफ करा है, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी। मैंने आपको बताया था ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से अगर कोई भी तीनों जो साइड्स हैं अगर वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो ट्रिपल एस सिमिलैरिटी से जो दो ट्रायंगल्स होते हैं जिनकी साइड हमने प्रोपोर्शनल प्रूफ करी है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर। कौन सी प्रॉपर्टी से, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से। यही हमने अभी तक पढ़ा है। तो बेसिकली हमने एक सिंपल प्रॉपर्टी का यूज करा है जिसमें हमने दोनों ट्रायंगल्स की साइड को प्रोपोर्शनली प्रूफ करके और दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया है। ठीक है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, दैट इज कि उनके ऑप्शन क्या, ये उसका प्रूफ ही है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दिए तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, बी एंड क्यू, दे आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल ड्यू टू ट्रिपल एस सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हमसे क्वेश्चन में एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू माना था ना, पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो ये भी है, तो मैं ये भी लिख सकती हूँ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए आर। ये तो होगा ही, ये तो 90 डिग्री है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, बट हमारा क्वेश्चन यही पूछ रहा था हमसे कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, बट हम इन दोनों तीनों एंगल्स को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बट हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था, हम अपना आंसर यहीं तक छोड़ देंगे। ये हमारा एग्जाम्पल 2 कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। अब ये आपका एग्जाम्पल 2 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको अभी तक हमने जितना पढ़ा इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स पक्का क्लियर करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग परवेज सर क्लासेस। बाय बाय।